नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और प्राइम डिबेट में आपका स्वागत करते हैं। एक तरफ बंगाल का चुनाव हिंसक रूप लेता जा रहा है तो दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत के बयान कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ बंगाल में माहौल तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद राकेश टिकैत ने उनको झांसी की रानी बता दिया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसको महज राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले करीब 4 महीनों से गतिरोध जारी है। इस बीच अब इन संगठनों ने केंद्र पर दबाव बनाने का नया तरीका निकाला है। किसान नेताओं ने उन सभी राज्यों में जाने का निर्णय लिया है जहां इस अप्रैल मई के बीच चुनाव होने हैं। किसान संगठन इन राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद भी पश्चिम बंगाल जाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने खुद ऐलान किया है कि वे 13 तारीख को कोलकाता रवाना होंगे। इस दौरान वे नंदीग्राम का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने के मुद्दे पर टिकैत ने भाजपा को घेरते हुए कहा, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सुना है वहां उनके चोट मार दी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एक औरत हैं, ये महिला दिवस मना रहे हैं। एक महिला वहां पर मोर्चा संभाल रही है, उसी को चोट मरवा कर अस्पताल में भर्ती करा दिया। टिकैत ने आगे कहा कि दीदी की चोट से पूरे देश को चोट लगी है। झांसी की रानी अकेले लड़ रही है, उसको घेरोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों किसी को चोट मारो, क्यों किसी को घायल करो। बता दें, ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद से राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी समेत कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और इसे चुनावी नौटंकी करार दिया है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली से सटे चारों बॉर्डर पर जो किसानों का धरना चल रहा है वो दिन पर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। इसी के चलते अब राकेश टिकैत ने उन राज्यों का रुख करने का ऐलान कर दिया है जहां चुनाव हैं। राकेश टिकैत का बंगाल जाने का ऐलान कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है। बीजेपी पहले ही इस बात को साफ कर चुकी है कि किसान आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। अब जिस तरह से कृषि कानूनों का विरोध कम और बीजेपी का विरोध ज्यादा नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि राकेश टिकैत विपक्षियों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है। अब राकेश टिकैत की भी इसमें एंट्री होती नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो 13 तारीख को पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभांकर भट्टाचार्य जी टीएमसी से, बीजेपी से अमित त्रिपाठी जी और आशीष कोटारिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहला सवाल टीएमसी से लूंगी शुभांकर भट्टाचार्य जी से। शुभांकर जी, जब आपके राज्य में मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? देखिए, ये जो अंग्रेजी में ना रेटोरिक कह के एक बात है, यानी अगर एक ही बात को अगर हम बार बार दोहराएं तो क्या होता है कि लोग उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास भी करने लग जाते हैं, लेकिन उसका बेसलेस होता है, उसकी कोई बात नहीं होती। अभी चक्कर क्या है, देखिए, हम लोग को आधी बातें नहीं पता है। इस समय जो पुलिस सर्विस है वो डायरेक्टली अब और स्टेट के हाथ में नहीं है। जब तक स्टेट के हाथ में थी तब तक तो भाई इसके ऊपर पूरी आलोचनाएं स्टेट झेलती रही,
हर तरीके से बीजेपी ने वहां पे दंगा करवा के और ये करवा के वहां के लॉ एंड ऑर्डर को जितना बर्बाद कर सकती थी उसका पूरा कोशिश किया, तब भाई टीएमसी जिम्मेदार मान सकता हूं। इस समय पुलिस सर्विसेज डायरेक्टली स्टेट के हाथ में नहीं है, वरन ये इस समय चुनाव आयोग के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रही है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन वहां के नए डीजीपी को ले आते हैं, नए एसएसपी को बैठा देते हैं। और आपने देखा होगा अभी एक और बातचीत चल रही है कि इतना पुलिस, आप प्लीज एक बार फिर से अपने रिपोर्ट को देखें, अगर आपके पास फुटेजेस है तो देखें। ममता जी की सिर्फ गाड़ी में उनके जो पर्सनल जो सिक्योरिटी थे, एक सिक्योरिटी उसमें है, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी की गाड़ी आगे नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, अचानक जब भीड़ आती है तो शुरुआती जो भीड़ होती है वो पता नहीं चल रहा है, जिस समय वो दरवाजे के पास होके वो सबको नमस्कार करते हुए आगे तक जा रही हैं, आप साफ तरीके से देख सकते हैं एक टाइम पर लोग उनके तरफ बिल्कुल दौड़ के उनके तरफ आ रहे हैं। उसमें से वो लोग कौन है नहीं है इसके बारे में कोई अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, ये नहीं देखा गया, अभी उसकी जांच नहीं हुई है। और चोट खाने के बावजूद भी आपको इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि ममता जी ने एक बार भी बीजेपी का नाम नहीं लिया, एक बार भी उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। यहां तक कि जो हॉस्पिटल से भी जो उन्होंने वीडियो जो दिया है उस पर भी, जबकि नड्डा जी के ऊपर जब पथराव वाली बात आती है उनको मिनट नहीं लगे। किसी ने ये नहीं पूछा कि देखिए उनको Z+ सिक्योरिटी मौजूद है, उनके पास ऑलरेडी थी। वो पूरी गाड़ियां Z+ सिक्योरिटी समझते हैं, बिल्कुल जो अपने सब्जेक्ट होते हैं उसे चिपक के चलते हैं। अचानक 2 किलोमीटर के स्ट्रेच तक वो Z+ सिक्योरिटी गाड़ियां नहीं दिखती हैं, सीआरपीएफ की गाड़ियां नहीं दिखती हैं। जब पथराव होने लग जाते हैं दोनों तरफ, उनके जो रैली के जो पूरे भाजपा के जो लोग थे वो चारों तरफ से थे, लेकिन उस पर कोई लॉजिक नहीं काम आती, उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं आती। सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल जैसी ममता दी गिरी, सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब सबके सामने आ गई। ठीक है शुभांकर जी, मैं आप पर आऊंगी अभी, यमित त्रिपाठी जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे इसमें पूछ लेती हूँ। जेपी नड्डा जी के बारे में आपने कहा कि जब वो पहुंचे थे उनके ऊपर पथराव हुआ था तो वहां पे Z+ सिक्योरिटी थी, इस वजह से उन तक हमला नहीं हो पाया था, जबकि हमारे पास फुटेज है उसके कि उनकी गाड़ी में पत्थर गिरे थे। पहली बात। दूसरी बात यह कि वो भी फुटेज हमारे पास है जब ममता बनर्जी जब कल नंदग्राम पहुंची थी और जब ये घटना हुई, परसों की, माफ करिए परसों की बात है ये, जब ये घटना हुई तो वहां पे जो एक दुकानदार मौजूद था उससे बातचीत की गई है लगातार, उसने पल पल की अपडेट्स दी हैं कि उसमें कोई भी हमलावर नहीं थे, उनके ड्राइवर ही कुछ गाड़ी मोड़ रहे थे और जिसकी वजह से वो गेट बंद करने के ही चक्कर में उनके पैरों में चोट लगी है। जानते हैं, देखिए कितनी मजेदार बात है ना कि एक भीड़ भाड़ में सब कुछ होते हुए नंदीग्राम में जा रही है ममता दीदी, वहां पे मुख्यमंत्री हैं, कोई छोटी नेता नहीं, ऐसा नहीं है कि अकेले गाड़ी गई और दुकानदार को दिख गया। वहां पे चश्मदीद गवाह जो है रातों रात यूं पैदा हो जाते, सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं कंपैरिजन दूं, आप ही के अपने प्रदेश में विकास दुबे एनकाउंटर होता है, दिन दहाड़े चलते हुए लखनऊ कानपुर हाईवे, उसके ऊपर यह कांड होता है, गाड़ी पलट जाती है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, एनकाउंटर हो जाता है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, आज तक चश्मदीद गवाह नहीं मिलता। सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाती है, पूरा साफ हो जाता है। यहां पे कुलदीप सेंगर के हाथों एक पूरा परिवार खत्म हो गया, कोई गवाह नहीं मिलता। लेकिन यहां पे एक मुख्यमंत्री को चोट लग जाती है, भाजपा वहां पे आज राजनीति कर रही है, इमीडिएटली चश्मदीद गवाह की लाइन लगने शुरू हो जाती है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है गाड़ी पीछे होते हुए टक्कर लग गया, किसी ने कहा खंबा लगा था, उन्होंने देखा नहीं था, उस पे से चोट लग गई। 3 तरीके चश्मदीद गवाह, 3 तरीके की बातें मैं 3 अलग अलग चैनल पे देख चुका हूं, तो किस बात पर मैं विश्वास करूं बताइए। ठीक है, नहीं, लगातार उस दुकानदार से सभी मीडिया कर्मी वहां पे पहुंचे थे जिन्होंने बातचीत किया है, वही एक चश्मदीद मान ही जा रहा है कि जो सारी रिपोर्ट्स को दिए हैं। लेकिन खैर मैं चर्चा में अब शामिल करती हूं अमित जी को। अमित जी, पहला सवाल और फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कहां तक जायज है ममता बनर्जी को अगर चोट लगती है तो चुनावी स्टंट इसे करार दिया जा रहा है, किसी का पैर प्लास्टर चढ़ रहा है, फ्रैक्चर हो गया है और चुनावी स्टंट कह देना, इसे कितना जायज है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी एक मुख्यमंत्री और एक नेता हैं, साथ में पूरा बंगाल को उन्होंने 10 साल सेवा दी है। हम लोग भी चाहते हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी चोट खाने के बाद जो
कहीं पर भी कोई घटना घटती थी जिसकी वो मांग सीबीआई से कर देती थी, एक मुख्यमंत्री को चोट आई है। हम सब चाहते, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ममता दीदी को चोट आई है, किसने इस कृत्य को अंजाम दिया है, क्या उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन ममता दीदी हैं उससे बच गई हैं। तो क्या ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य है? कम से कम जो चीज दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाना चाहिए। दूसरी चीज है कि आज आप नंदीग्राम जाती हैं, आज आपका मुकाबला वहां भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से और आप उसको प्रतिष्ठा की सीट बना के बैठी हैं। तो सवाल इसीलिए उठता है कि आज चुनाव से पहले जब आप चुनाव की तारीखें नहीं घोषित हुई थी, तो अब आपने एक प्रण ले लिया था और जनता से कह दिया था हम नंदीग्राम में चुनाव लड़ेंगे। आज जब आप नंदीग्राम में आई तो आपके उलट विपरीत वहां पर परिस्थितियां हैं, इसलिए आप सहानुभूति बटोरते इस तरीके से कृत्य को अंजाम दे रही हैं, चोट खा रही हैं। तो आप अगर सच में चोट खाइए, सुनियोजित नहीं है, तो सीबीआई का डर क्यों है? आप सीबीआई को सिफारिश कीजिए ना, हम तैयार हैं। और जो भी इस घटना को अंजाम दिया, हम उसको सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहते हो। जो भी इस घटना में है इन्वॉल्व, उसको सामने सच आने में क्या दिक्कत है? अब दूसरी चीज है, अभी इन्होंने एक अपनी ही बात पे इन्होंने कहा कि विकास दुबे थे, गाड़ी पलट जाती है। तो विकास दुबे एक अपराधी था, ममता दीदी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और संविधान में हमारा भरोसा है। आप पहले तो तुलना मत कीजिए, ममता दीदी कोई अपराधी नहीं है जो आप इस तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले तो इसको देखना चाहिए। अब जिस तरीके की बात है, देखिए आज है क्या, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं सुरक्षित है, तो आप आम जनता की वहां पर चीजों को देखिए कि आम जनता की वहां क्या हालत होगी, किस तरीके से वहां पर हमारे कार्यकर्ता 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, 300 से ज्यादा हमला हुए। आज जो बोया है इन्होंने वही काट गई हैं ममता दीदी। आपने याद होगा जब उससे कुछ दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, तब भी इसी तरीके की घटना हुई थी। मैं आज पूछना चाहता हूं, 18 गाड़ियों का काफिला होता है, मुख्यमंत्री के साथ कम भी था, लेकिन ऐसा वहां पर क्या था कि वहां पर उनको उनके पुलिसकर्मी, वहां पर सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं थे, चोट कैसे खा गई? उन पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए, इसलिए हम सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। लेकिन ममता दीदी बच गई हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं, जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन नंदीग्राम ने 2011 में भी एक इतिहास रचा था। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि 2021 में भी नया इतिहास रचेगा नंदीग्राम, और वहीं सर सत्ता परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी 2 मई को सरकार बनाएगी फुल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, आशीष कोटारिया जी, आप भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाने लग गए। आप भी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है, ममता बनर्जी को चोट लग जाना। देखिए, सर्वप्रथम प्रश्न तो खड़ा होगा, क्योंकि ममता दीदी बंगाल प्रांत की मुख्यमंत्री है, जो कि एक निर्वाचित है। और जब वे चुनाव प्रचार कर रही थी अपने निर्वाचन क्षेत्र से, कि जहां से वे चुनाव प्रत्याशी है, तो वहां उन्हें पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा प्राप्त थी। किंतु ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार से इस घटना को दुर्घटना बता दिया गया? अभी भी किसी भी प्रकार का साक्ष्य बाहर आया नहीं है। और जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और अस्पताल में बैठकर जिस तरीके से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, यह प्रत्यक्ष तौर पर दर्शाती है कि दीदी जी, जो टीएमसी की अध्यक्षता है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जिस प्रकार से बंगाल में हमारा प्रदर्शन हो रहा है और हम चुनाव की रणनीति में लगे हुए हैं, उससे डर रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर किसी भी अन्य राजनीतिक दल हो, वे पूर्णतः तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लेफ्ट का जो वहां अलायंस हुआ है, उससे डर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वहां गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये मैं पूरी सुनिश्चितता के साथ कहता हूं। और जहां तक दीदी का प्रश्न है, तो सुरक्षा जांच एजेंसियों को इसकी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए और जांच बाहर आनी चाहिए, ताकि बंगाल की प्रजा को भी पता चले कि जिस दीदी ने आज तक बंगाल को विश्वासघात में रखा है, उसी दीदी को आज बंगाल की जनता परास्त कर देगी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो कि एक सेक्युलर भारत में विश्वास करती है, जो कि एक लिबरल विचारों में विश्वास करती है, उस पार्टी पर विश्वास करके बंगाल की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वहां सरकार बनाएगी। क्योंकि आपको पता होगा, पिछले चुनाव में भाजपा सरकार की 3 सीटें थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 40 से अत्यधिक सीटें थी और दीदी सत्ता में थी। किंतु बंगाल को केवल दीदी ने गरीबी दिखाई, बेरोजगारी दिखाई, सांप्रदायिकता की विनाश लीला दिखाई। इससे अतिरिक्त दीदी ने कुछ नहीं दिखाया। किंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यदि वहां सरकार बनती है, तो हम यही पूरी निश्चितता के साथ जिम्मेदारी लेंगे कि प्रदेश के
युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले और प्रदेश की प्रत्येक जनता के प्रश्नों का निराकरण हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले। जो मां मानुष का जो नारा है बंगाल का, उस नारे को हम सार्थक साबित करने का पूर्ण तरीके से प्रयास करेंगे और पूरी निश्चितता के साथ मैं कहता हूं कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी को बंगाल की प्रजा प्रत्युत्तर देगी। शुभांकर जी जवाब दीजिए, क्या आप डर गए हैं? कांग्रेस कह रही है कि आप डर गए हैं उनसे। और एक सवाल, क्या इसकी आप जांच करवाएंगे? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए आप कहते हैं? मैं एक एक करके आपके जवाब देता हूँ। देखिए, मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सच बात बताऊँ, आपके चैनल पे आके, क्योंकि खुशी की बात यह है कि देखिए युवा आज मुझे नेतृत्व में दिखाई दे रहे हैं। आज मेरे बगल में भी जो बैठे हैं काफ़ी युवा हैं और उधर भी आशीष जो बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि राजनीति में शायद युवाओं की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और आज वो धीमे धीमे पूरी हो रही है और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इन दोनों के साथ। साथ ही मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। पहले मैं आशीष जी जैसे जो वहाँ पे बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली हुआ ये है, दिक्कत क्या है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें पूरी कांग्रेस की बात नहीं आती है, तो आशीष जी भी अचानक बचाव पे आ गए उस पर। लेकिन एक्चुअली हुआ कि ये बात हुई अधीर रंजन चौधरी की, लेकिन कांग्रेस से भी अगर कल आप देखें कई चैनलों पर अलग अलग नेता अलग अलग भाषा बोलते हुए दिखाई दिए। सिर्फ अधीर रंजन चौधरी एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने वहां पे कंटिन्यूअसली, उन्होंने एक बार भी दीदी के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, उन्होंने सीधे सीधे उनके ऊपर अटैकिंग मोड जारी रखा। लेकिन वहीं पे रेणुका चौधरी का आप बयान सुनिए, वहीं पे आप वहां पे हर किसी का, कांग्रेस से कई बड़े दिग्गज नेताओं का फोन ममता दीदी के पास गया, सबने उनसे हालचाल लिया। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो शिष्टाचार होता है, राजनीतिक शिष्टाचार होता है, ऊपर से विपक्ष में हम लोग एक साथ ही बैठे हैं। अब दिक्कत मैं और एक बताता हूं, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है और मैं चाहूंगा आशीष जी जैसे थोड़े से जो युवा हैं उसके ऊपर सोचें। जब बंगाल में आप खड़े होते हैं, खैर वहां का जो बेस लाइन क्या है और वहां पे ग्राउंड वर्क आपका कितना किया हुआ है, वो आप और हम दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां पे फाइट क्या है। जनता भी बहुत अच्छे से देख रही है, हर चैनल को आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। खैर, लेकिन समस्या ये है, थोड़ा सा समझिएगा, कल चुनाव की कुछ नीतियां ऊपर नीचे हुई, नंबर थोड़े आगे पीछे हुए, तो असदुद्दीन ओवैसी क्या करेंगे वो तो हम सब जानते हैं। उनको तो भाजपा की बी टीम कहा जाता है और अब वो खुद भी खुल के शायद मानने भी लग गए। लेकिन जरा सा सोचिए, कहीं पे ऐसी चीज हुई कि ठीक है आपको भी कुछ निर्णायक सीट मिले, अच्छे सीट मिले, ठीक, अब भाजपा और तृणमूल के बीच में अगर सोचिए कहीं ना कहीं टाई खड़ा हो रहा है, क्या डिसीजन होगा आपका? आपको क्या लगता है? आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि क्या करेंगे, भाजपा के साथ जाएंगे? सोचिएगा इस बात को। और यही समस्या एक्चुअली पूरे देश की है। जब कांग्रेस के पास इस समय जो विपक्ष की, अहम विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में वहां पे क्या हो गया कि वो समझ नहीं पाए। राहुल गांधी अपना नेतृत्व एक विपक्ष की, मजबूत विपक्ष को इसीलिए हम नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस का कमजोर होना इसमें सबसे ज्यादा असर कर गया। और यही वजह है, आशीष जी, जब आप अपना लाइन नहीं पकड़ पाते कि एक्चुअली हमको बनना क्या है। आपको मजबूत विपक्ष बनना है, आपको लड़ना किससे अभी तक यही नहीं तय है। और यही समस्या अधीर रंजन चौधरी जी की वजह से बाकी उस पर से आ रही है। रेणुका चौधरी जी ने कल साफ साफ बताया कि वो बिल्कुल उस चीज से भाई उस पर से वाकिफ नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, हमारी पार्टी लाइन ये है। तो दोनों में से कोई एक ना ठीक होगा। राहुल गांधी एक बार नहीं बोले, उन्होंने एक बार भी उंगली ममता दीदी के ऊपर नहीं उठाया, लेकिन ये आप लोग उठा रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस में खुद नेतृत्व का जो, पहले उसको ठीक कर लीजिए कि आपको किस नेता को फॉलो करना है, कहां फॉलो करना है। अधीर रंजन चौधरी की बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं, धन्यवाद। आशीष कोटारिया जी से मैं जवाब लूंगी कि आप एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाए हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार शुभांकर जी से फिर से अपना सवाल दोहरा दूं। मैंने पूछा था कि क्या आप निष्पक्ष जांच चाहते हैं इस पर, और या क्या आप कांग्रेस से डर गए हैं? हाँ, अब आपने सही बात पूछी। नहीं, कांग्रेस से डर की बात तो मैंने अभी प्रश्न में दे दिया, वो तो छोड़ दीजिए, एक तरफ हो गई कहानी। अब मैं बताऊं निष्पक्ष जांच। जब बात हम निष्पक्ष जांच की करते हैं, सबसे बड़ी चिंता की विषय है जांच एजेंसी कौन। क्या हम उस जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसने पहले उन नेताओं को, चलिए अब मैं नाम इतनी बार ले चुका हूं ना, मैं थक चुका हूं नाम को लेते हुए, उन नेताओं के ऊपर जिनके ऊपर वो सबसे पहले इंक्वायरी पे बैठी थी, काफी दिन से चल रहा है, पिछले 4-5 साल से वो इंक्वायरी चल रही थी, शारदा नारदा की मैं बात कर रहा हूं। अब कहां गए वो आरोपित लोग? कहां गए? वो जेल में थोड़े ही गए, वो कहां गए? किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो गए। तो जैसे वो वहां पे सम्मिलित हुए, अब कोई जांच नहीं उनके ऊपर।
तो हम उन्हीं जांच एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी जांच एजेंसी से हम निष्पक्ष जांच की आशा कर रहे हैं। जी जो आज जहां पे कुछ बड़े नेता जो हैं उनके वीडियोस तक वायरल होते हैं, लेकिन आज के दिन में सीबीआई का सबसे बड़ा टारगेट कौन है पता है? जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि आप उसी जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं जिसकी आप अरेस्टिंग करवाते हैं। हाँ देखिए, अब आपको वो बात याद है कि वहां पे अरेस्टिंग करवाते हैं, फिर आप उसी पर गए। अब मैं आपको बताता हूं वो भी कैसे। फिर अब तो फिर मैं डिटेल में बात बताता हूं। देखिए, जब मुकुल राय के ऊपर जब बात आई और मुकुल राय उनके नेता बन गए, तो क्या हुआ? आरोपित को छोड़कर हम विसिल ब्लोअर के पीछे पड़ गए। यानी जो जांच करता था, अब बात थी राजीव कुमार की, जो कि कमिश्नर थे। तो सीबीआई पहुंची थी राजीव कुमार के पीछे, जो उस समय बैठे हुए कमिश्नर थे। याद रखिएगा, इस मैटर को लेके हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा। तो हाईकोर्ट ने इस बात को, अगर हाईकोर्ट चाहती तो सीधे सीधे ऑर्डर कर सकती थी ना कि सीबीआई राजीव कुमार को जो है सीबीआई के हवाले कर दिया, जो वहीं पे नहीं। हाईकोर्ट ने तुरंत एक ऑर्डर किया कि सिक्किम में ले जाके उनका इंक्वायरी हो। प्लीज चेक कर लीजिएगा अगर मेरा यहां पे इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। उनको सिक्किम ले जाया गया। सिक्किम में ले जाके राजीव कुमार जी की इंक्वायरी हुई। उन्होंने कहा नहीं, प्रदेश में, क्योंकि वो एक पोस्ट पर है और उनके ऊपर अभी तक मतलब उनको आरोपित जो है, लेकिन उनको अभी तक दोष उनकी अभी तय नहीं हुआ है। तो इसलिए उनको, क्योंकि सिटिंग कमिश्नर को वहीं पे आप जांच नहीं कर सकते, उनको दूसरे स्टेट में ले जाके किया जाए। तो ये बात हुई थी और उसकी को रोकने के लिए ममता दीदी ने कड़े तरीके से पुलिस से कहा था कि भाई आप इसको अगर रोकना चाहते हैं, ये गैर कानूनी है, जिस तरीके से पढ़ना उसको रोका जाए। जिसको अरेस्ट बताया गया था, वो अरेस्ट नहीं था, वो रोका गया था। क्योंकि एक मौजूदा पुलिस अधिकारी को एक दूसरे विभाग के तहत पर, ये विभागों की लड़ाई हो गई थी, जिसके ऊपर साफ साफ वहां पे हाईकोर्ट की पूरी, आप उस पे ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। ठीक है आशीष जी, मैं जवाब लूंगा, बस मैं एक छोटा सा इसमें करेक्शन कर दूं। शुभांकर जी, आप कह रहे थे कि हाई कोर्ट ने कहा कि, और उन्होंने, जांच एजेंसी ने कहा कि इसे हम असम में लेकर के जाकर के इनका हम चेक करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो ये कोर्ट प्लस उस एजेंसी की ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके तहत अगर उन्हें ये लगता है कि ये यहाँ पे सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, ये इनका राज नहीं है, फैलाया गया था। ये रियलिटी निकल कर ना, मैं सिर्फ एक गाइडलाइन की बात कर रही हूं शुभांकर जी, मैं सिर्फ एक गाइडलाइन की बात कर रही हूं। ये गाइडलाइंस होती है कि आप वहां से, वहां के मिनिस्टर से परमिशन लेकर के आप किसी अन्य राज्य में लेके जाकर के जांच कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस। तो ये बात अच्छा चलिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूं, तो ये बात तो मुकुल राय के लिए भी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? क्या हुआ? आरोपित कौन थे? मुकुल राय आरोपित थे। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं वो। अभी किसी ने अपने आप को कोबरा कहा था, वो बड़े नेता, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, पहले वो ना वो ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। कौन सी कंपनी के? उसी शारदा नारदा के। अचानक क्या हो गया? उन्होंने अपना कहा कि भाई मैं पैसा वापस कर दे रहा हूं। मैंने पहले चोरी की, अब मैं अपनी चोरी का पैसा वापस कर रहा हूं, अब मैं चोर नहीं हूं, अब मेरे ऊपर से चोरी का इल्जाम हट जाना चाहिए। हुआ। और अब उन्होंने कह दिया मैं इंसान नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, मैं अब इस पार्टी में आ गया, अब मैं डसूंगा और जहर ऐसा दूंगा कि दूसरा मर जाएगा, पानी तक नहीं मांगेगा। आशीष कोटारिया जी का अब मैं उनसे जवाब ले लूं। शुभांकर जी आशीष कोटारिया जी, अब आप बताइए, आप मजबूत विपक्ष नहीं बन पाए हैं? देखिए, आपने विपक्ष की बात की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब सत्ता में थी तब अपना निर्वहन कर रही थी, और आज जब हम विपक्ष में बैठे हैं तो भी अपना औचित्यपूर्ण निर्वहन कर रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों विपक्ष नहीं बन पा रही है। मुझे उत्तर दीजिए, यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सफल विपक्ष नहीं होती तो किसान आंदोलन को किस तरीके से समर्थन दिया गया, किसानों के हितार्थ में राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, अन्य अतिरिक्त प्रदेशों में जिस तरीके से वहां सभाएं और महापंचायत आयोजित की गई और किसानों का समर्थन मिला, क्या ये हमारे विपक्ष को नहीं दर्शाता है? दूसरी बात, जिस तरीके से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को पूरे देश के और विशेष तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत से समर्थन प्राप्त हो रहा है, क्या ये विपक्ष को नहीं दर्शाता है? तीसरी बात, जिस तरीके से विपक्ष में भूमिका निभाते हुए वर्ष 2019 के पश्चात जिन जिन विभिन्न प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी है, वहां की प्रदेश की आवाम ने हमने जो समर्थन दिया है, क्या एक विपक्ष की सशक्तता को नहीं दर्शाता है? और मुझे बताइए, जब लोकसभा का सेशन चल रहा था और राहुल गांधी जी का नंबर आया बोलने का, और उन्होंने जब किसान की शहादतों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा व सुमन अर्पित करने की बात की, एक भी सदस्य ने उसका समर्थन नहीं किया, किंतु राहुल जी ने उसके पश्चात भी श्रद्धा और सुमन अर्पित किया, किसान बिल के ऊपर भाषण दिया,
कौन था मुझे बताइए। सत्ता पक्ष में एक भी प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने तो आंदोलन जीवी जैसे शब्द का यूज करके देश के किसान अन्नदाताओं की आत्मा को मलिन करने का प्रयास किया है। यदि हम विपक्ष में होते तो पूर्ण तरीके से भूमिका निभाते थे, आज है तो निभा रहे हैं, और भविष्य में भी यदि हमारी सरकार बनी और बहुमति आई तो हम पूरी तरीके से देश को अच्छे तरीके से चलाने का हमारे अंदर क्षमता है। क्योंकि हमारे विपक्ष में उसका मतलब ये नहीं कि सरकार की नीतियों की आलोचना करे, किंतु हमारी लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई अतीत से शुरू हुई है और इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी वर्ष 1925 से, कि जब केशवराम बलिराव हेगड़ेवार ने आरएसएस की नींव रखी और भारत को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने का प्रयास किया। तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेक्युलरिज्म के लिए, लिबरलिज्म के लिए और राष्ट्रवाद के नाम पर और बहुलतावादी समाज का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रही है। और हमारा प्रत्येक प्रधानमंत्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रत्येक समुदाय और देश के प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेकर हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं है। और जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश में है तब तक हम आरएसएस को उनके मंसूबों को सिद्ध करने में सार्थक नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हिंदुस्तान का गठन हुआ था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर। किंतु आज देखिए जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव के पूर्व का जो माहौल है, जो सांप्रदायिक माहौल है, जिस तरीके से शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये शोभित होता है प्रधानमंत्री जी के ऊपर? अतः मैं यही कहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में भी अपना औचित्यपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है और भविष्य में यदि हमारी सरकार बनी तो हम भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में और विस्तार में कार्य करेंगे। ठीक है, अमित जी। देखिए, राहुल गांधी की सोच और नियत तो पूरा देश जानता है। जिस उत्तर प्रदेश से, जिस उत्तर राज्य से सबसे ज्यादा उनके परिवार से प्रधानमंत्री बने, वो जब दूसरी साउथ हाउस में चले जाते हैं तो कहते हैं उत्तर से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला। तो ये तो इनकी नीति है, ये तो इनकी नियत है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। ये तो राहुल गांधी की बुद्धि तो पूरा देश जानता है कि उनकी बुद्धि कब कहां कौन सी बात करनी है उस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। वो अनाप शनाप बयान लगातार देते हैं। आज ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राहुल गांधी वो नेता है जब अपने ट्विटर पर नक्शा एक देश का, हमारे देश का लिखते हैं तो उसमें कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान में दिखाने का काम करते हैं। तो ये राहुल गांधी की बुद्धि है और राहुल गांधी कितने परिपक्व हैं इसके साफ दर्शाता है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज अमित जी बस एक बार रोकना चाहूंगी मैं आपको। किसान नेता हमारे साथ श्याम जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं हमारे डिबेट शो में। तो शुरू करिए अमित जी, छोटे में बता दीजिए फिर मैं सवाल ले लूं। नहीं, देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 2016 में हम तो चौथे नंबर की पार्टी थे, आज ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आज चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, आज ये मुद्देहीन हो चुके हैं। आज ये क्योंकि इन्होंने जो वादे करके 2011 में ये आए थे टीएमसी वाले या उससे पहले कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों ने बंगाल की अस्मिता से हमेशा खिलवाड़ रखा हो। इनकी टक्कर आज समझिए, एक चौथी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में थी, आज ये सबसे बड़े दुश्मन उसी को मानकर चल रहे हैं। और ये हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हो पाया है कि आज इतनी बड़ी और इतनी कठिन परिस्थिति में भी हमारा कार्यकर्ता वहां डटा हुआ है। आंख में आंख मिलाकर वहां पर जो 2 मई को सत्ता परिवर्तन की बात है उसको पुनः दोहराते हुए जनता के बीच जा रहा है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, केवल एक व्यक्ति को हटा देना मकसद नहीं है, पूरी व्यवस्था को बदलना हमारा मकसद है, परिवर्तन करना हमारा मकसद है। जिस तरीके से बंगाल में आज हिटलरशाही चल रही है, गुंडाराज चल रहा है, जिस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक महिला से यहां पर रेप की घटनाएं जिस तरीके से बंगाल में हो गई, घुसपैठियों का मामला, इन सबको हम दुरुस्त करेंगे और बंगाल की खोई अस्मिता को वापस दिलाने के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ममता दीदी मुद्दों पर चुनाव लड़िए। इस तरीके से शांति चीजों को जो आप सहानुभूति लेना चाहती है उससे बचना चाहिए। और आज चुनाव के वोट भी नहीं पड़े, अभी से सरकार आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। चुनाव 2 मई के बाद देखिएगा ये बाहर हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस पर इम्पोर्टेंट कमेंट लूंगी शुभांकर जी से, लेकिन उससे पहले मैं श्याम जी से सवाल ले लूं। श्याम जी, राकेश टिकैत जी 13 तारीख को बंगाल पहुंच रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट रैली करने के लिए। पहले तो आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए, कृषि कानून के खिलाफ आप खड़े हैं या फिर बीजेपी के? नहीं, हम लोग तो कृषि कानून के खिलाफ खड़े हैं। हाँ। और जब हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग
कृषि कानून के जो व्यवस्थापक हैं, जो उसको देख रहे हैं बीजेपी वाले, उनके खिलाफ भी हमारी एकदम पूर्ण रूप से लड़ाई छिड़ चुकी है। अच्छा। हम लोग मैदान में पूर्ण रूप से उतर चुके हैं। हाँ। हम लोग जब तक हमारा ये कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन के जरिए और जितना हम लोगों से हो सकेगा उतना हम लोग एकजुटता के साथ बीजेपी का विरोध करने का कार्य ठीक है, करेंगे। अगर आपने मुहिम चलाई है कि 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं आप वहां वहां जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ अगेंस्ट रैली करेंगे, तो क्या इन 5 राज्यों में अगर बीजेपी हार जाती है इन केस, तो क्या आपका कृषि कानून वापस हो जाएगा? न बीजेपी हारे या जीते उससे हमको नहीं मतलब है। हाँ। हमको अपनी एकता को दिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिससे हमारी एकता को देखते हुए प्रधानमंत्री जी जितनी शीघ्र हो सके अपनी कृषि कानूनों को वापस लें, वरना हम लोग जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन प्रधानमंत्री जी ये न समझें कि धीमा पड़ गया है, आंदोलन और तेज गति से और बढ़िया तरीके से हो रहा है। और हम लोग गांव-गांव जाकर गांव-गांव किसानों की चौपाल करके किसानों को जागृत श्याम करने जी- का कार्य कर रहे हैं। श्याम जी, अगर आपको पता होगा तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो 1.5 सालों तक इसे होल्ड पे रखेंगे कृषि कानून को, फिर किस बात का विरोध? आप ये बताइए, कृषि कानून को बनाने में हमारे जो 90 से 103 आदमी खत्म हो चुके हैं, उनकी शहादत क्या इसी प्रकार आप 1.5 साल बाद फिर देखना चाहती हैं क्या किसानों की शहादत? भाई इस कानून के विरोध में 103 से 105 आदमी खत्म हो चुके हैं, इनकी क्या 1.5 साल बाद आप पुनः इन्हीं जो हैं इनकी शहादत पुनः फिर देखना चाहती हैं क्या? नहीं। सभी लोग अगर ये देखना चाहते हैं तो ये हम लोगों को एकदम कतई मान्य नहीं है। हम लोग पूर्ण रूप से कृषि कानून वापस होंगे तभी हम लोग शांत होने का कार्य करेंगे। नहीं, अगर 1.5 साल के लिए अगर होल्ड पे लगा रहे हैं तो इस बीच क्या पता बातचीत करके कुछ रास्ता निकल सके। रास्ता जब अभी तक नहीं निकला है, अभी तक हम लोगों की एक भी मांग नहीं मानी गई है, अभी तक एमएसपी पर जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर भी ठोस कानून नहीं लिखित रूप में बना है। हम लोग कैसे मान लें कि 1.5 साल बाद सब सही हो जाएगा? ये हम कैसे मान लें? हम लोग पूर्ण रूप से बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और पूर्ण रूप से विरोध करते रहेंगे। किसानों की इसी प्रकार धीरे धीरे गांव-गांव जाकर किसान चौपाल करके हम लोग किसानों को जागृत करने का कार्य करेंगे और मजबूती से एक स्तंभ के रूप में किसान आपको खड़ा दिखेगा। अमित जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस पर मैं जवाब भी लूंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और। आप 5 राज्यों में जा रहे हैं चुनाव रैली करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ जाने के लिए, श्याम जी, लेकिन क्या आपको लगता है, अगर आप पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत करें, तो क्या पश्चिम बंगाल के किसान खुश हैं ममता बनर्जी से? क्या जो आपको यहां से नहीं मिल रहा है, बीजेपी सत्ता प्रशासित राज्यों से नहीं मिल पा रहा है, क्या वहां के किसान खुश हैं? नहीं, खुश तो नहीं है। किसान अपनी लड़ाई और आंदोलन हर जगह कर रहा है और करता रहेगा। जिस प्रकार अभी हाल ही एक रैली में नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया था, वहां पर जूट की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, वहां के किसान जूट नहीं उगा पा रहे, खेती ढंग से अपनी कर ही नहीं पा रहे हैं। खेती किसान कैसे ढंग की करेगा? भारत एक कृषि प्रधान देश है और लमसम 80% युवा किसानी को छोड़ चुका। किसानी कैसे सही आएगी? ये आप विचार करिए, विचार का बिंदु है। सभी लोग बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन ये मुद्दे की बात ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और 95% युवा किसानी को छोड़ रहा है। तो क्यों छोड़ रहा है? जब किसान को अपनी लागत का मूल्य ही नहीं मिलेगा तो किसान खेती करके क्या करेगा? आप बताइए। हम लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, 100-150 आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं और 1.5 साल तक मोदी जी कह रहे हैं कि मैं कानून को रोक सकता हूं। 1.5 साल बाद फिर हम लोगों 150 आदमी शहीद होंगे, तब वो पुनः विचार करेंगे। उनको चाहिए कि कृषि कानून तत्काल वापस किया जाए और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बनाया जाए। ये हम लोगों की मांग है। ये जितनी शीघ्र हो सके, जितना अपना कम से कम अपना जितना बीजेपी चाहती है तो वो कम से कम जितना अपना नुकसान कर सके, जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र इन कानूनों को रद्द करने का कार्य किया। अमित जी, कहना है श्याम जी का कि बीजेपी अपनी कम करे जल्दी से और जल्दी से इस कृषि कानून को वापस ले, होल्ड पर नहीं मानने वाले हैं। देखिए, मैं श्याम जी से इतना पूछना चाहता हूं और आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि जब ये संसद में बिल बना, पास हो गया, बिल बन गया, तो श्याम जी आपको पता है कि पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इस बिल का स्वागत किया था? नहीं हो तो मैं बता दे रहा हूं, जिनका नाम आप लेगा, राकेश टिकैत, जिन्होंने सबसे पहले बयान दिया था
कि ये जो जो महेंद्र टिकैत जो उनके पिताजी हैं, जो वो चाहते थे वो मोदी सरकार ने किया। और ये काम, ये जो बिल है, ये नई क्रांति का काम करेगा हमारे किसान भाइयों में। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही समय बाद उनकी भाषा बदल गई। चलिए वो भी मैं मान लेता हूं, वो तो पहले भी 2014 में भी एक पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़े थे और जमानत जब्त हो गई थी। एक बात है, वो एक राजनीतिक से प्रेरित आदमी, ये भी दुनिया जानती है। सुनिए श्याम जी, महोदय ये बता देना सुनिए चाहता तो। हूं, आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो गई है। इस समय आप ये देखिए कि राकेश टिकैत जी के साथ पूरा किसान एकता के साथ, अखंडता के साथ खड़ा है। अच्छा, ठीक और है। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है और पूर्णतः लड़ाई लड़ेगा। ठीक है श्याम जी, अब मैं एक चीज ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। आप आंदोलन की बात करते हैं, अगर आप दिखा सकते हैं तो आप इसको दिखाइए और जनता को बताइए। देखिए, प्रदर्शनों के नाम पर किसान नेता किस तरीके से 3 होटल और 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, और गरीब किसान जो टेंटों में रखकर उसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और खुद मैं आपको बता दे रहा हूं, मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा फोकस देखिए, दे दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, जरा देखिए इनकी असलियत। ये किसान हैं, हमारे देश का किसान जो अपनी खून पसीने की कमाई से अपने देश का पेट पालता है। और आज ये किसान नेता, जो किसानों के नेता अपने को बताते हैं, वो आज वो किसानों के नाम पर खुद 5 स्टार और 3 स्टार होटल में रुकते हो। मैं इसका बिल भी आपको बता दे रहा हूं, आप चले जाइए। किसान नेता के नाम बता दे रहा हूं, बलबीर सिंह राजेवाल, कुंवंत सिंह संधू, जिनका होटल TDI क्लब रिट्रीट में रुके हुए हैं और 12 दिसंबर से अभी तक वो उसी होटल में रुके हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये पैसा कहां से आ रहा है? अगर आप जनता को मीडिया के सामने आते हैं तो आप टेंट में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप रात होते होते, गरीब किसान, गरीब तो आज भी टेंट में पड़ा हुआ है, आप तो जाके एसी के कमरों में बैठकर सिर्फ राजनीति देखते हैं और करने का काम करते हैं। इस पर जवाब दीजिए ना। राकेश टिकैत, एक आपको मैं बताऊं, आज राकेश टिकैत की जो लाखों अरबों की संपत्ति है, वो किसके नाम पर अपनी जेब भरने का काम करते थे? इनसे कहिए ना, जो संपत्ति, जो इन्होंने हजारों करोड़ों की संपत्ति है, क्यों नहीं गरीब किसानों में बांट देने का काम करते हैं, अगर इतने ही बड़े किसान नेता हैं? देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों के उसमें आज केवल ये कुछ पार्टियों द्वारा सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाएगा। हमें कोई घबराहट नहीं है, ये बंगाल जाएं, आसाम जाएं, और मैं इनसे कहता हूं, स्वागत करता हूं, उत्तर प्रदेश भी आइएगा चुनाव में, हम आपकी पूरी तरीके से तैयार। हमें तो पहले से ही पता था कि आप हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। खालिस्तानी फंडिंग हो गई है, कनाडा से फंडिंग हो गई है, हमें इसका फर्क नहीं पड़ता है। हमारा देश का किसान देश का गौरव है, कभी भी देश के खिलाफ वो नारे नहीं लगाएगा, देश के खिलाफ वो देश के तिरंगे को लाल किले से उठा के नहीं फेंक देगा। और आपकी रैलियों में जिस तरीके से अपराधी गुंडों को जो फिर पुनः वही बात कर रहे हैं, जो बात मैं बहुत बार डिबेट के माध्यम से कह चुका हूं कि जितना किसान है, आप खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये अपनी आप मानसिकता को बदल दीजिए। मैंने कहा तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप बदल दीजिए। 3D और 5 डिबेट का लास्ट सेगमेंट है, एक एक करके बोल लीजिए, धीरे धीरे। मैं इनसे, आपसे श्याम जी यही तो पूछ रहा हूं, आप कौन से 5 स्टार होटल में रुके, जगह मुझे बताइए। आप किसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको होना चाहिए था, आप जमीनी स्तर के लोग हैं, आप जमीन पर काम करते हैं, आप जाइए 5 स्टार होटल में रुकिए ना। आपके नेता आपके नाम पर आपके कंधे पे बंदूक रखकर 3 स्टार होटल 5 स्टार होटल पर, आप जो हम लोगों मुद्दा है उसको आप घुमा रहे हैं। मैंने आपसे कहा तो आप क्या मुद्दे को घुमा क्यों रहे हैं? मुद्दे को आप घुमा? बताइए, ये भी तो एक मुद्दा है कि एक करके हम ये भी लास्ट तो एक सेगमेंट मुद्दा है में कि श्याम कोरोना जी, को देखते हुए धारा 144 लगी है, क्या बंगाल में 144 नहीं है? तो मुझे बताइए वहाँ कि 80-80 आपके स्टार प्रचारक जा रहे तो हैं, मुझे ये 90-90 स्टार प्रचारक जा रहे हैं, उनका खर्चा कौन दे रहा है? वो भी तो खर्चा हम ही लोगों की। अरे हम तो राजनीतिक पार्टी है, हम तो राजनीतिक पार्टी है, आप अपने को किसानों के नेता बताते हैं, आप क्यों 5 स्टार होटल में सो रहे हैं? गरीब जनता को नेता ही सो सकता है क्या? कुछ नहीं, किसान नहीं सो सकता, किसान नहीं सो सकता, किसानों के नाम पर जो वहां अपराधी किस्म के लोग हैं, और इनसे कोई डरता नहीं है, जिनको जहां चुनाव प्रचार करना हो वहां चुनाव प्रचार करें। इनको जनता हैसियत इनके 2014 में चुनाव पे भी राकेश टिकैत को बता चुकी है। आप जो अपराधी हैं उनको आप सजा दिलवाइए। आप क्या कर रहे हैं? केंद्र में हैं, हर जगह आप हैं, आप उनको सजा दिलवाइए। भाई ठीक जब है, की बात हमने तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, कांग्रेस ने तो उनको वकील मुहैया करा दिए कि जाइए अपराधियों के वकील से की जाइए, उनके केस लड़िए। ये तो दोहरा चरित्र है आप लोगों का।
देखिए, ये ठीक है। मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात जो है, मुद्दे की बात पे रहिए। कौन 5 स्टार होटल में जा रहा है, ठीक कौन है, पैदल ठीक जा रहा है, है, इससे ठीक है नहीं श्याम हमको जी, मतलब है। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी। शुभांकर जी बहुत मुस्कुरा रहे थे, जवाब देंगे आप। अब साहब, इतनी लड़ाई झगड़ा के बीच में अगर मैं मुस्कुरा लेता हूँ तो किसी को दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि असल में थोड़ा सा भरोसा रखें। माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस स्टूडियो में बैठे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत गजब की टेक्नोलॉजी है। उस पर अगर मतलब अमित जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अमित जी जिन चैनलों पे जा रहे हैं शायद वहाँ से आदत पड़ गई दूसरे के ऊपर चिल्लाने की। तो चिल्लाने की आदत छोड़ दीजिए। तर्क है साहब, कुछ तर्क आपके सही होंगे, कुछ तर्क हमारे सही होंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, तर्क से जीत जाएंगे। लेकिन चिल्ला के नहीं होगा। आप मेरा कान फाड़ देंगे तो मैं एक कान से सुनूंगा, कोई फायदा तो होने नहीं वाला। अब मैं जरा जवाब दे दूं। आप लोग इस पर से कह रहे हैं जहां किसानों की बात की गई, किसान 5 स्टार में क्यों है, ये मानसिकता छोड़ दीजिए। किसान 5 स्टार में रहने दीजिए ना। क्या हुआ, सिर्फ आप और हम ही जाएंगे? किसान भी 5 स्टार में नहीं, गया, नहीं। खाने दीजिए। मैं एक मिनट पूरी बात कर लेने दीजिए। आप अमित जी फिर बोलिएगा, मैं फिर चुप होकर आपके सुनूंगा, ठीक है ना। अब क्या है ना, मैं चिल्ला रहा हूं ना कुछ, आप दोनों थोड़ा ठंडे दिमाग से सुने। अब देखिए, किसान क्यों गया, किसान बंगाल क्यों जा रहा है? किसान बंगाल इसलिए जा रहा है क्योंकि जब किसानों के बीच में जाके देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अन्य कई स्टार प्रचारक जाके जब बोलते हैं कि यहाँ पे हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, उन किसानों के घर में ना टीवी नहीं है, तो बेचारे भी देख नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वहां पे जाके जब ये किसान जाके जब बताने जाते हैं कि देखिए हमारे साथ दिल्ली में क्या हो रहा है, बस मैं तो छोटा सा ये भी तो करेक्शन जानना कर दूं। जरूरी है। शुभांकर जी एक छोटा सा करेक्शन। जी। अगर आप बात करेंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि टीवी पे क्या चल रहा है, तो बिल्कुल राकेश टिकैत जी तो मीडिया हाउस हाँ, घूम रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही इंटरव्यूज बात। दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल। वो नहीं बैठे तो हैं सड़क पर ना। एक मिनट वही चीज है। राकेश टिकैत अगर सड़क पर नहीं बैठ रहे, राकेश टिकैत किधर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं अपने घर से बैठ के किसानों के लिए चिल्ला रहा हूं, तो क्या लड़ाई कम है? अगर मैं अपने एसी के रूम में बैठ के भी अगर कर रहा हूं, भाई मैं कॉर्पोरेट हाउस से बिलोंग करता हूं, मैं अगर एसी में बैठ के बात कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा की बात हो रही है ना, आपने विचारधारा की बात कही। दूसरी बात, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अमित जी हंसे, बहुत देर तक नाराज थे। तो क्या होता है कि एक और भी बात बताओ, जब विचारधारा की जब बात आती है, यहां पे आप आके फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि जब बंगाल की बात आती है, प्लीज नोट करिए, थोड़ा सा सर्च करिए, गूगल मामा सब कुछ बता देता है। कल फिर मैंने देखिए गूगल मामा पे बैठ के मैंने यहाँ पे पूरा पढ़ के सुनाया, तो फिर पढ़ा दूंगा। बंगाल एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पे आपके किसानों ने जो सबसे ज्यादा पेबैक किया है बैंकों को, जो ऋण का जो वापसी हुई है, वो सबसे ज्यादा बंगाल में। कैसे हुई? इसका मतलब है वहां पे किसानों ने अच्छा आय किया, वहां किसानों को डायरेक्टली पैसा ठीक से मिल पाता है। किसानों के लिए वहां जो प्रोविजंस हैं, जो वहां के लिए स्वास्थ्य प्रोविजंस हैं, वहां के स्कीम्स सेंट्रल स्कीम से बेहतर थे। इसीलिए हमने वहां पे उन स्कीम्स को लागू किया जो स्कीम्स ऑलरेडी किसानों के लिए बेहतर थे। गरीबों के लिए भी ये चीज है। जैसे आयुष्मान भारत में जो थ्रेशोल्ड था, जो गरीबी की रेखा की बताई गई थी, वो 6,000 रुपए को उसको नीचे का लेवल लिया था। हमारे में 3,000 रुपए। तो जो ज्यादा व्यापक हो, जो ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, वही ना चलाएंगे। इसी तरीके से हर एक चीज में थोड़ा सा, और यहां पे किसानों को, मेरे हिसाब से किसानों को भी पूरी आजादी होनी चाहिए। किसान नेता है साहब, क्या जरूरी है कि देश का गृह मंत्री हर जगह जा सकता है? क्या दिक्कत है अगर टिकट सब चले जाते हैं? तो क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को इस बात से? ठीक है, अब हम अपने डिबेट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं। एक एक सवाल मैं सभी से लूंगी। सबसे पहले मैं श्याम जी के पास आना चाहूंगी। श्याम जी, कहीं आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना करके राजनीतिक रण में उतरने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी हम लोगों की कोई मंशा नहीं है। हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और जो रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ही नहीं, हम लोग जैसे अभी भैया की मानसिकता ये हो कि ये लोग केवल बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो शायद इनको ये जानकारी नहीं है। हम लोग सदैव जो सत्ता में पार्टी रहती है उससे लड़ाई लड़के ही अपने किसानों का कार्य करवाने का कार्य करते हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी से भी हमारी लड़ाई है, और हम लोगों जैसे ही मानेंगी हम लोग पुनः वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग एकता के साथ, अखंडता के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हम लोगों के जो कानून हैं तीनों वो वापस नहीं होंगे, तब तक हम लोगों को लड़ाई जारी रहेगी। और अभी तक मोदी जी ने केवल बातें की है, कोई एक पैसे का किसानों का कार्य नहीं किया है। मैं महोदय से ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल है? कितना गन्ने पेमेंट में रेट बढ़ गया है? कितना
गेहूं पे रेट बढ़ गया, कितना धान पे रेट बढ़ गया। केवल बैठ के बातें करने से काम नहीं होगा, जमीनी स्तर पे जाइए, यहाँ चिल्लाने से, स्टूडियो में चिल्लाने से कार्य नहीं होगा। आप बताइए, बीजेपी के सरकार में धान किस क्रय केंद्र पर उचित रेट में बिका है? आप बताइए। सरकार की जो योजना है उसका कितने किसानों को लाभ मिला है? आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। छोटी सी बात, केवल चिल्लाने से कार्य नहीं होगा। फिर मैं सवाल लूंगी। देखिए, जिनकी जो पिछली सरकारों में जब चीनी मिलें बंद हो गई किसानों की, तब एक भी धरना प्रदर्शन क्या इन लोगों ने किया था? आज किसानों की जो गन्ना स्थिति आप जानती हैं कि 29 जो टोटल 119 आज चीनी मिलें हैं और 29 उसमें जो बंद हो गई थी उनको खोलने का काम हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया है। और आज किसानों को जो केंद्र की योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, इस तरीके की तमाम योजनाएं आज कनेक्टिविटी से जिस तरीके से किसानों को जोड़ा जाएगा, जिस तरीके से किसानों को कि उनको लिए एक कृषि विद्यालय जिससे उनको नई उपज बीज का बताया जा सके कि किस तरीके से उनको फसल पहचानी जा सके, उसके लिए अरे देखिए, आप चिंता जमीनी स्तर पर काम होगा। आप एक विरोध के देखिए, आप चिल्लाइए, नहीं आप नहीं बताएंगे, आप नहीं तय करेंगे कि मुझे कैसे बात करना है। नहीं आप ये चीजें रैली में राकेश टिकैत को समझाइएगा कि पहले अपनी भाषा को सुधारें, बाद में दूसरे को रोकें। अब जहां तक की बात है, देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से किसानों का सुनियोजित तरीके से हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये कृषि बिल इनका मुद्दा नहीं है। इन लोगों की आज की डेट में जो ये लोग दलाली जो होती थी, बीच के बिचौलिए होते थे, आज उन सब में एक राकेश टिकैत भी थे, उनकी दुकान बंद हो गई है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। लेकिन हम भी इससे घबराते नहीं, हम राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। सत्ता रहे ना रहे, जब तक रहेंगे राष्ट्र की बात करेंगे। ठीक है शुभांकर जी, ठीक है शुभांकर जी, नंदीग्राम इतनी प्रेस्टिजियस सीट क्यों बन गई ममता बनर्जी के लिए? कहीं वजह शुभेंदु तो नहीं है? देखिए, अगर किसी सीट से किसी भी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल छोटा सा दे रहा हूँ, किसी भी सीट से अगर देश के प्रधानमंत्री लड़ते हैं, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री लड़ते हैं, वो हमेशा एक प्रेस्टिजियस सीट ही बन जाती है। ये ऑटोमेटिक की बात है। योगी जी लड़ेंगे किसी सीट से तो क्या छोटी सीट होगी? वो प्रेस्टिजियस सीट हो जाएगी ना। तो प्रेस्टिजियस सीट वो शुभेंदु जी के लिए है, हमारे लिए तो सीट है जिसमें ममता जी लड़ रही है, तो इसलिए वो प्रदेश के लिए प्रेस्टिजियस सीट है। ठीक है, शायद आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए थे। खैर कोई बात नहीं, समय की बेहद कमी है, तो मैं अब आखिरी सवाल अपना अमित जी से लूंगी। अमित जी, किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा, आप होल्ड पे लगाएंगे? वो मानने वाले नहीं है, उनका सीधा कहना है कि आप इसे खत्म करें। क्या 1.5 सालों में इसे खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है? देखिए, मैं पहले भी कहना चाहता हूँ, एकदम कहना चाहता हूँ, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तभी 2 मांगे थी कि हमें एमएसपी लिखित में चाहिए और हमें अलग से कोर्ट की व्यवस्था चाहिए। सरकार ने वो भी कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि हमें 18 संशोधन या होंगे आए, सरकार ने 14 और मान लिए। उसके बाद जब वो भी मान लिए तो ये कहते हैं अब कानूनी खत्म होना चाहिए। तो इनका मकसद ही नहीं साफ था, इनका केवल एक ही काम था कि भाजपा के विरोध में लहर को बनाने का काम करना है। इनकी फंडिंग आप जानती है, जिस तरीके से रिपोर्ट आ गई, जिस तरीके से इनकी रैलियों में कई अपराधी जिनके ऊपर जो पैसे जिनके ऊपर थे पुलिस द्वारा लगाए गए थे, वो भी इनकी रैलियों में आ गए और इन्होंने उनको बचाने का काम किया। पुलिस को सूचना देने के बजाय उनको बचाने का काम करे। देश की जनता बड़ी समझदार है, आने वाले बंगाल के चुनाव में भी, आसाम के चुनाव में भी। लेकिन मैं एक चीज श्याम जी से पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो क्या ये मान लेंगे कि कृषि कानून और इनका कोई मकसद काम सफल नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया शुभांकर जी, बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत शुक्रिया आशीष कोठारिया जी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अब 13 तारीख को आने वाले आगामी 13 मार्च को राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर वो बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे और आने वाले 5 राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले उन सभी में बीजेपी के खिलाफ रैली करके अपने परचम को आगे लहराने की कोशिश करेंगे। और वो लगातार उनकी मांग बनी हुई है कि कृषि कानून को खत्म किया जाए, होल्ड पर रखने से वो नहीं मानेंगे। इसी के साथ प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी पर।